की परिचर्चा परामर्श पे आधारित है। इसमें हम लोग आप देखेंगे कि परामर्श क्या है, परामर्श की परिभाषा क्या है, परामर्श की आवश्यकता क्यों है और परामर्श की अवधारणाओं को देखेंगे। मैं आज द्वितीय परिचर्चा में आया हूँ। आज की जो परिचर्चा है काउंसलिंग पे है कि काउंसलिंग या परामर्श क्या होता है, परामर्श किसे कहते हैं, परामर्श की अवधारणा क्या है, परामर्श की विशेषता क्या है। इन सभी प्रश्नों पर आज हम अपने परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। तो मैं बता दूं कि परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो व्यक्तियों के बीच में चलती रहती है। जब किसी भी समाज में परामर्श की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये देखते हैं कि परामर्श देने तथा परामर्श प्राप्त करने की जो परंपरा है उस समाज के गठन से ही प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, बता दें कि चाहे वो दो विकल्पों के चयन में समस्या आ रही हो या मानसिक तनाव की समस्या आ रही हो या किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा हो रही हो, इन सभी परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि परामर्श आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य हो जाता है। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है और इसमें अधिक से अधिक जितना विश्वसनीयता रखी जाए सुंदर होगा। परामर्श दाता और परामर्श प्राप्तकर्ता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिसको व्यक्तिगत परामर्श भी कहा जाता है। लेकिन आज के दौर में एक सामूहिक परामर्श तेजी से अपना स्थान बढ़ाता जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि जो सामूहिक में परामर्श है, इस सामूहिक परामर्श का कोई अर्थ है। हमेशा परामर्श व्यक्तिगत रहा है और व्यक्तिगत होना चाहिए। लेकिन कुछ सामान्य समस्याओं के हल ढूंढने में परामर्श, या यूं कहें कि पक्ष विपक्ष पर विचार हो सकता है, किंतु वास्तविक परामर्श अथवा निर्देशन प्राप्त करने की जो समस्या सर्वथा व्यक्तिगत होती है। व्यक्ति की अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श चाहता है, अपनी समाधान के लिए परामर्श चाहता है। जैसे कि उसका शारीरिक समस्या हो सकती है, मानसिक समस्या हो सकती है, व्यवसाय संबंधी समस्या हो सकती है और समाज संबंधी समस्या हो सकती है, जिसके लिए उसे परामर्शक की आवश्यकता होती है। परामर्शक मूलतः पारस्परिक होता है। इसका आधार परंपरागत विश्वास पर आधारित है। अगर परामर्श प्राप्तकर्ता परामर्शदाता पर अपना विश्वास खो दे तो वो अपनी किसी भी निजी जीवन से संबंधित सूचनाओं को देने में असहज महसूस करने लगता है। वह संतुष्ट नहीं होता है। परामर्श प्राप्तकर्ता हमेशा यही चाहता है कि अपने करीबी, अपने जानने वाले, अपने सन्निकट के व्यक्ति से परामर्श लेना चाहता है, ताकि उसकी जो विश्वसनीयता है बरकरार बनी रहे। इसी संबंध में एक महान विद्वान E.W. मायर्स ने लिखा है कि परामर्श देना एक महान कार्य है
इस प्रकार परामर्शक को बहुत ही सावधानी तथा सतर्कता से परामर्श देना चाहिए। परामर्शक को एक अनुभवी होना चाहिए, शुद्धि युक्त होना चाहिए, सजग होना चाहिए और परिपक्व होना चाहिए, जिसका लाभ प्रत्याशी को मिल सके। कहते हैं कि समाज गठन के आरंभ दिनों से में परामर्श न तो व्यवस्थित था और न ही वैज्ञानिक। इसकी प्रक्रिया जो है, कोई प्रक्रिया भी नहीं थी, इसका कोई स्वरूप भी नहीं था, न किसी निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर परामर्शक परामर्श देता था, न ही परामर्श प्राप्त करता। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया और आज इसकी प्रकृति भी है, इसका स्वरूप भी है और एक निश्चित उद्देश्य के लिए परामर्श का कार्य किया जाता है, परामर्श का कार्य किया जाता है। इस परामर्श में विभिन्न शास्त्रों एवं विज्ञानों में नवीन धारणाएं, प्रक्रियाएं तथा व्यवस्था का समावेश हुआ है। परामर्श भी उससे अछूता नहीं रहा। अतः परामर्श प्रक्रिया को जानने के लिए हमको परामर्श की परिभाषाएं, परामर्श की विशेषताएं, परामर्श की अवधारणाएं आदि को जानना आवश्यक है। परिभाषाओं में कार्ल रोजर्स ने लिखा है कि परामर्श किसी निर्धारित रूप से स्वीकृत ऐसा संबंध जो परामर्श प्रार्थी को स्वयं को समझने में पर्याप्त सहायता देता है, जिससे वह अपने नवीन जीवन के प्रकाशन हेतु निर्णय ले सके। इन्होंने व्यक्ति के नवीन जीवन का प्रकाशन कैसे हो, इसका निर्णय लेने के पक्ष में इन्होंने परिभाषा की है। मायर्स ने लिखा है, परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है, जो परामर्श कहलाता है। एरिक्सन ने लिखा है कि परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायतार्थ जाता है। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को लेकर के, अपनी व्यवस्था को लेकर के दूसरे व्यक्ति के पास जाता है कि उसका निर्णय उसे सही दिशा में प्राप्त हो सके। परामर्श की विशेषता, परामर्श जो कि हमने अभी विशेष परिभाषा से और उसके परिचय से जितना समझ सके हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं कि परामर्श की क्या विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि परामर्श मूलतः समस्या परक होता है। दोस्तों, अगर परामर्श समस्या परक नहीं होता तो व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप का एक स्वरूप है। दो व्यक्ति, एक परामर्शदाता और एक परामर्श प्राप्तकर्ता अर्थात प्रार्थी। परामर्श का मूल परस्पर विश्वास पे टिका होता है। मैंने बताया कि परामर्श तभी सही तरह से हम जान सकेंगे कि हमारे सामने जो व्यक्ति है वो हमारे पर कितना विश्वास करता है, हम उसको अपने विश्वास में कितना खरे उतरते हैं। परामर्शु को उसके हित में सहायता प्रदान कराता है, मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण कर परामर्श देता है ताकि वह पूर्ण रूप से सफल हो सके। परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का एक सशक्त माध्यम है या सशक्त अंश है कि जो निर्देशन प्रक्रिया है उसमें परामर्श जरूरी है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि एक सशक्त अंग भी है, अंश भी है। परामर्श का जो स्वरूप होता है वो प्रजातांत्रिक होता है।
किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी सहायता या किसी से परामर्श ले सकता है। परामर्शक के सम्मुख अपने विचारों को रखने में स्वतंत्र होता है। वह स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार रख सकता है ताकि उस विचारों से, उन तथ्यों से व्यक्ति को परामर्श दे करके उसको संतुष्ट किया जा सके। परामर्श का आधार प्रायः व्यावसायिक होता है। आजकल देखा जाता है कि हमेशा व्यवसाय के क्षेत्र में परामर्श अधिक से अधिक लिया जाता है। इस संबंध में विलियम कार्टिल ने परामर्श के कुछ विशेषताओं की चर्चा करी है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंध का होना आवश्यक है। अगर संबंध सही नहीं है तो आप परामर्श पे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हमें जो व्यक्ति परामर्श दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है। तो इसलिए उसका संबंध होना आवश्यक है। परामर्शक एवं परामर्शिक्षु के मध्य वार्तालाप के अनेक स्रोत हो सकते हैं। कई क्षेत्रों से, कई तरह से व्यक्ति का जो स्रोत है लिया जा सकता है और उसी स्रोतों पे, उसी तथ्यों पे आधारित हम व्यक्ति को परामर्श प्रदान कर सकते हैं। परामर्शक पूर्ण जानकारी के साथ परामर्श देता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, जब तक किसी भी रोगी का रोग वृत्तांत नहीं जान लेता है तब तक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मेडिसिन या किसी प्रकार का सलाह नहीं देता है, जब तक कि वह उसके केस हिस्ट्री को या उसके रोग वृत्तांत को नहीं जान लेता है। परामर्शिक्षु के रुचि को देखते हुए परामर्श की प्रकृति में परिवर्तन संभव होता है। प्रत्येक परामर्श में साक्षात्कार आवश्यक है। अगर साक्षात्कार के दौरान ही, साक्षात्कार के साथ ही हम व्यक्ति को उसके सही मार्ग पर जाने के लिए परामर्श दे सकते हैं। परामर्श की क्या अवधारणाएं हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके कि परामर्श क्या होता है, परामर्श की विशेषताएं क्या है, परामर्श की परिभाषाएं क्या है। इनके आधार पर हम इनके अवधारणाओं को भी हम देख सकते हैं कि अवधारणाओं में भी बताया गया है कि जो परामर्श है, परामर्श की प्रक्रिया को संचालित करने हेतु एक वातावरण का अनुकूलन, उसके अतिरिक्त वातावरण के गोपनीयता भी होनी चाहिए, जिसमें कि प्रार्थी अपने आप को खुद सहज, सुलभ और सुरक्षित महसूस करे। परामर्श की प्रक्रिया में जब तक विद्यार्थी स्वयं इच्छा से परामर्श प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है तब तक उसको हमें परामर्श नहीं दिया जाना चाहिए। और जब वो अपने स्वेच्छा से परामर्श में पार्टिसिपेट करता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपने गंतव्य पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। परामर्शदाता के लिए आवश्यक है कि उपयुक्त प्रशिक्षण, अनुभव व व्यक्तिगत दृष्टिकोण वाला हो। इसके साथ ही साथ वह इस प्रक्रिया के प्रति रुचि रखने वाला हो, समर्पित हो, जिससे वह प्रार्थी के साथ सहजतापूर्वक संबंध स्थापित कर सके और उसके उद्देश्यों को प्रदान करने का प्रयास करे। परामर्श ऐसा संबंध प्रदान करे जो तात्कालिक व दीर्घकालिक हो, यही कहें कि दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। परामर्श उस समय उपलब्ध हो जब व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि जब जरूरत नहीं है तब हम उसे दें। अल्पोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति व्यवहार को सीखता है, वह सुधार के योग्य होता है। परामर्श व्यक्ति में परिवर्तन का उत्तरदायित्व लेता है और उसमें जो परिवर्तन के आधार पर समायोजन करने की जो क्षमता उत्पन्न करता है। परामर्श अधिगम परिस्थिति है। परामर्श के दौरान हम कुछ न कुछ नए तत्वों को सीखते हैं और ये नया तत्व सीखने के बाद हम उसको समायोजन करने का प्रयास करते हैं नई नई विधियों के द्वारा।
इसी क्रम में अवधारणा के क्रम में मैं बढ़ते हुए सन 1954 में बेलबर्ग ने परामर्श एवं साक्षात्कार में समानता सिद्ध करने का प्रयास किया और कहा कि परामर्श एक प्रकार का साक्षात्कार ही है जिसमें सेवार्थी को ऐसी सहायता दी जाती है कि वह अपने को अधिक से अधिक ढंग से समझ सके और अपनी कठिनाइयों में समायोजन स्थापित कर सके। साक्षात्कार की धारणा को अधिक बल प्रदान करते हुए जो रुथ स्ट्रैंग ने लिखा है कि परामर्श एक आमने सामने का संबंध है। परामर्श एक आमने सामने का संबंध है जिसमें परामर्शक एवं परामर्श दोनों का विकास होता है। धन्यवाद।